हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह होते हैं, मतलब उनके लिए ये एलिजिबल होते हैं या योग्य होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना तो संसद के और ना ही राज्य विधानसभा के ये नाम निर्दिष्ट सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, चाहे वो संसद के हों और चाहे वो राज्य विधानसभा के हों। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि निर्वाच्य विधानसभा की सीटों से कोई लेना देना नहीं है। इससे लेना देना है कि जनसंख्या और निर्वाचित सीटें। देखिए, किसी भी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य कैसे आकलित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक विधायक के कुल मत का मूल्य जो होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या हो गई, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या हो जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है उससे भाग दे देते हैं, और जो भागफल आता है फिर उसमें 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसके विधायकों के मत मूल्य के अधिक होने की प्रोबेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। लेकिन फिर ये डिपेंड करेगी कि उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है। तो उस दोनों राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित विधायकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसमें फिर 1000 से भाग दे देते हैं, तो वही कुल क्या होता है, एक विधायक के मत का मूल्य होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के मत का मूल्य जो है 131 है, जबकि केरल के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 152 है। तो इस तरह से ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा कथन है, पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुडुचेरी में एक एमएलए के वोट का मूल्य जो है 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए का वोट का मान कितना है, 8 है। तो ये चौथा कथन सही है। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, वही चीज है। देखिए, कथन ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के केवल निर्वाचित विधायक ही निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, नाम निर्दिष्ट नहीं होते हैं। तो प्रथम कथन गलत है। दूसरा कथन हो गया, ये दूसरा कथन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक राज्य के विधायक के मत मूल्य का आकलन राज्य की कुल जनसंख्या में विधानसभा सदस्यों से भाग देने के बाद प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित कर दिया जाता है। तो जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि केरल के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य कितना है, 152 है, जबकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य कितना है, 131 है। तो तीसरा कथन भी गलत है। चौथा कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि पुडुचेरी के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 16 है, वही अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक विधायक का मूल्य कितना है, 8 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनेंस बिल हो गया और मनी बिल हो गया। तो देखिए, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। देखिए, एक चीज बता देना कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल दो चीज होता है। देखिए, प्रत्येक मनी बिल जो धन विधेयक है वो आवश्यक रूप से वित्त विधेयक होगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक आवश्यक रूप से धन विधेयक नहीं होगा। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे कुछ कंफर्म है नहीं। तो देखिए, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक धन विधेयक क्या है, आवश्यक रूप से वित्त विधेयक है। तो यहाँ तो कंफर्म है नहीं कि कौन सा है भाई, वित्त विधेयक के रूप में कि वो धन विधेयक भी इसमें है। तो राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती वित्त विधेयक के विवरण, क्योंकि वित्त विधेयक धन विधेयक भी किसी न किसी रूप में वित्त विधेयक होता ही है। तो हो सकता है कि वित्त विधेयक वो धन विधेयक का भाग हो। फिर दूसरा कथन है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह राज्यसभा
तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है कि धन विधेयक पर लोकसभा को ही अनन्य शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा इसमें पंगु है, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ अनुशंसा कर सकती है। तीसरी कथन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ठीक है, अगर वित्त विधेयक लोकसभा में, देखिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति होने पर कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अगर वित्त विधेयक भी धन विधेयक का भाग है या धन विधेयक वित्त विधेयक ही है तो इसमें भी संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका कथन जो हो जाएगा वो सिर्फ एक कथन हो जाएगा कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो केवल यही सही होगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो देखिए कथन एक गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, इस कारण राज्यसभा धन विधेयक में न तो कोई संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकार कर सकती है। दूसरा कथन सही है, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न ही अस्वीकार कर सकती है। विधेयक पर लोकसभा की ही मनमर्जी चलती है, राज्यसभा सिर्फ अनुशंसा कर सकती है, लोकसभा माने या न माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कथन तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि वित्त विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हमने दो क्वेश्चन के बारे में आज फिर डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक पे कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरी क्लास आएगी, तो उस पर आप जरूर देखिएगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।